आज हमारे एडवांस केपी कोर्स का दूसरा क्लास है, दूसरा दिन है। और हमने कल कहाँ तक हमने किया था, क्या क्या किया था? क्या अगर ये सबको याद है तो हमें कोई बता सकेगा कल क्या क्या पढ़ाई की थी? सर हमने कल एस्पेक्ट तक किया था। उसके पहले हमने बादत देखे थे। फिर उसके पहले हमने हाउस पहले हाउस के कार्य तत्व देखे थे, क्या देगा पहला हाउस, क्या देगा सेकंड हाउस, क्या देगा। फिर फिक्स्ड मूवेबल ड्वेल साइंस पढ़े थे। और फिर 12 राशियों के बारे में जाना था। फायरी अर्दी वाटरी साइंस के बारे में जाना था। एंड वी राइट। एंडेड विथ एस्पेक्ट्स और मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न हर एक के कार्य तत्व दिखे थे। राइट। और कुछ बताया गया था आपको? चार अचर चार अचर दिसवा राशि बताई गई थी तीनों। वो पृथ्वी तत्व कौन कौन सी होती है? जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। राशि लॉर्ड वगैरह आपको कुछ बताया गया था? हाँ, राशि जी लॉर्ड भी सर, बताए गए थे सर। राशि लॉर्ड। राइट। तो आप सभी लोगों ने जो कल जानकारी दी गई, आप लोगों ने जो नोट्स लिखे थे, बनाए थे, उसको आप लोगों ने दिन में दो चार बार तो पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, बहुत ही बेसिक लेवल की जानकारी थी। ठीक है। किसी को कुछ क्वेरी है कल की क्लास के बारे में? एनी क्वेरीज, कोई सवाल बाकी है कल के बारे में? नहीं? तो क्या हम ये समझ लें कि कल की दी हुई पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और अभी फिलहाल आपको उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर आज। जी सर। ओके। तो अभी जी हम, सर। आप लोग या तो अपने आप को म्यूट कर लें, या तो हम यहाँ से कर देंगे। अब हम आज की जो जानकारी है वो देने जा रहे हैं, यानी इसके आगे की, जहां तक हमने कल पढ़ा उसके आगे 12 राशियां, 9 ग्रह, इनके बारे में कल आप सभी के सामने जानकारी दी गई। अब कैसा होता है कि ये जो ग्रह हैं, 7 के 7 ग्रह, इनके लिए एक पोजीशन होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, एक्सॉल्टेशन और डेविएशन। ठीक है, यानी उसका उच्च स्थान और नीच स्थान। उच्च स्थान में वो मोस्ट पावरफुल होते हैं पूरे जोडियाक में, और नीचे स्थान में वो पावरलेस होते हैं। ठीक है, आज हम उसके ऊपर जानकारी देने से शुरुआत करते हैं। सूर्य जो है वो मेष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, यानी उच्च स्थान है उसका। सन इन एरीज इज एग्जॉल्टेड, एंड सन इन लिब्रा इज डेबिलिटेड। यानी कैसे डेबिलिटेशन कैसे होता है? बराबर बैंड सेवेंथ राशि, यानी सेवेंथ हाउस होगा। एरीज के सेवेंथ हाउस में अगर आप देखोगे तो लिब्रा राशि आएगी, यानी तुला राशि आएगी। तो आप सन के सामने लिखेंगे एरीज एग्जॉल्टेशन उच्च स्थान, और उसके आगे आप लिखेंगे तुला राशि यानी लिब्रा नीच स्थान। राइट। इसके बाद चंद्र, चंद्र जो है वो वृषभ राशि यानी टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है उच्च स्थान में। तो उसका नीच स्थान जो है वो वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो। तीसरा मंगल यानी मार्स, ये कैप्रिकॉन में यानी मकर राशि में उच्च स्थान उसका है, एग्जॉल्टेशन है, और उसका डेबिलिटेशन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। राइट, हमने मंगल का बताया, ये मार्स। उसके बाद अगला ग्रह है मर्क्यूरी यानी बुध। बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च स्थान है बुध का, एग्जॉल्टेशन मर्क्यूरी। एंड वर्गो में एग्जॉल्ट होने के बाद वो पाइसेस में उसका डेबिलिटेशन है, पाइसेस यानी मीन राशि। जुपिटर यानी गुरु, इसका उच्च स्थान
कर्क राशि में माना गया है, कर्क राशि में ये उच्च का होता है, और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में ये नीच का होता है। उसके बाद शुक्र, शुक्र यानी वीनस, वीनस जो है वो पाइसेस यानी मीन राशि में उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, और वो कन्या राशि यानी वर्गों में वो नीच का माना जाता है, डेबिटेड। सैटर्न यानी शनि, शनि लिब्रा में यानी तुला राशि में उच्च स्थान का माना गया है, और एरीज यानी मेष राशि में वो नीच स्थान यानी डेबिलिटेड माना गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम सर आपके सर एक्सक्यूज मी सर बोलिए। प्लीज आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेड कौन सा क्या है? कहाँ से रह गया आपका, बताएंगे? सर मेरा ऑलमोस्ट बीच बीच में छूट गया, और अदरवाइज इफ समबडी कैन बी काइंड इनफ टू शेयर द नोट्स। नहीं, नो प्रॉब्लम। सन सन इज exalted in Aries, debilitated in Libra, या मून exalted in Taurus यानी वृषभ राशि, जी debilitated in Scorpio यानी वृश्चिक राशि, जी मार्स exalted in Capricorn यानी मकर राशि, debilitated in Cancer यानी कर्क राशि, मर्क्यूरी exalted in Virgo यानी कन्या राशि, और उसकी उससे सेवेंथ है यानी पाइसेस यानी मीन राशि में डेबिलिटेटेड, ये था मर्क्यूरी का। नेक्स्ट है जुपिटर exalted in कैंसर साइन यानी कर्क राशि, एंड डेबिलिटेटेड इन कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, राइट। उसके बाद वीनस exalted in पाइसेस यानी मीन राशि, एंड डेबिलिटेटेड इन वर्गो यानी कन्या राशि। सैटर्न exalted यानी उच्च राशि की है, तुला यानी लिब्रा, और उसका डेबिलिटेशन है एरीज में यानी मेष राशि। ये हो गया आपका? जी थैंक्स अ टर्न सर। नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं, आज हमने आपके साथ में ग्रुप में कुछ जानकारी शेयर की थी, ठीक है? ये थी काल पुरुष की कुंडली, ठीक है? अब सभी लोगों ने देखी थी वो? जी सर। हाँ, तो अगर ये किसी को पॉसिबल हो तो जरा जरा शेयर कर पाएंगे कोई? किसी को पॉसिबल हो तो जरा प्लीज शेयर कर देंगे, हमने यहाँ से एनेबल किया हुआ है शेयरिंग। ओके, तो हमने जो कल जानकारी रखी थी आप सभी लोगों के सामने, Sir, I have shared it. या बट इट इज योर ब्राउजर विच इज, आई थिंक यू हैव, सर मैंने भी शेयर किया हुआ है। दो लोगों ने किया है क्या? हाँ, ये ब्राउजर sure. किसका आ रहा है? किसी का ब्राउजर खुला हुआ है, ये बंद कर दीजिए। हाँ, ये है, ये आप सभी को दिखाई दे रही है? जी सर। जी सर। जी, अब वो जो असेंडेंट जो लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस, ठीक है ना, दैट इज अज्यूम टू बी दी कालपुरुषास हेड, यानी जिस समय ये पूरा सिस्टम शुरू हुआ था, एकदम द अर्ली स्टार्ट ऑफ द सिस्टम, तो द फर्स्ट पर्सन कालपुरुष, उनका जो सर है वो नॉर्थ वेस्ट दिशा में माना जाता है, और उनके जो पैर हैं वो साउथ वेस्ट दिशा में माने जाते हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं?
तो जब हम So please, द काल पुरुष, द फर्स्ट पर्सन, राइट, वक्त, समय, समय को एक पुरुष के रूप में इमेजिन किया गया है. ओके, काल पुरुष, काल यानी समय. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर. हाँ. तो आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा समझ में आती है? नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य. ईशान्य की तरफ उनका सर और साउथ वेस्ट की तरफ उनके पैर. बाकी सारे डायरेक्शन को हम, वो तो ठीक है, वो एक अलग मसला है. वो इसका है, क्या कहते हैं, एस्ट्रो वास्तु का वो विषय है. लेकिन एक जनरल लेवल पे आपको जानकारी देने के हिसाब से बता रहे थे. तो उसके अंदर एक सेकंड. हेलो, आई एम इन अ क्लास, कैन आई स्पीक विद यू लेटर? No, again the list, the link has been sent. No, everybody is joined by that ID, sir. I'll speak with you later. Yeah. तो ये माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में कालपुरुष का जो सर है वो उस तरफ है और साउथ वेस्ट की तरफ उनके पैर हैं. लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि फर्स्ट हाउस इज सपोज टू बी दी हेड. ओके, फर्स्ट हाउस इंसान का सर, मुंह, गर्दन के ऊपर का भाग, द पार्ट अबाउ द नेक. सेकेंड हाउस इज सपोज टू बी योर माउथ एंड द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ, यानी जो अंदर हिस्सा जाता है कनेक्टेड विथ फूड एंड योर नोज. थर्ड हाउस इज सपोज टू बी योर आर्म्स एंड योर शोल्डर्स, कंधे और बाहें नाखूनों तक. आप सबको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? Yes, जी sir. सर. हाँ. चतुर्थ स्थान जो है वो छाती मानी गई है, द चेस्ट. राइट. फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का माना गया है, प्रोडक्शन का माना गया है. महिला के केस में जो गर्भ का हिस्सा है, या यू कैन से द एब्डोमेन. छठवां स्थान जो है, सिक्स्थ हाउस, जहां पे डिजीज लिखा हुआ है, दैट इज द लोअर एब्डोमेन. इंसान के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है और नाभि के नीचे, दैट इज द सिक्स्थ हाउस. सेवेंथ हाउस इज स्पाउस, स्पाउस एंड द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ पर्सन. Eighth house is the urinary parts of a person and the house of death as well, या longevity कहा जाता है. नाइन्थ हाउस को तो फादर का स्थान माना ही जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, प्लस हिप्स से लेकर के आपके नी जॉइंट्स तक नाइन्थ हाउस. टेंथ हाउस आपके नीज और नीज के नीचे का थोड़ा हिस्सा. 11वां जो स्थान है वो नीज से लेकर के एंकल तक का हिस्सा. एंड देन द 12th हाउस इज फ्रॉम योर एंकल्स टू योर द सोल्स ऑफ योर फीट. ठीक है, ये हमने बॉडी के सर पार्ट्स. 11th हाउस क्या बताया आपने? 11th हाउस हमने बताया नी जॉइंट्स के नीचे से लेके आपके फुट के एंकल्स तक. And 12th?
and 12th house is from the ankles till the soles of your feet. Okay, sir. Thank you. All right. ये आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो क्योंकि ये कुंडली में कालपुरुष की कुंडली है, तो वही हिसाब से भाव भी बने हुए हैं। ऑलराइट। अगर किसी को 8th हाउस में मान लीजिए कि 8th राशि यानी वृश्चिक राशि अगर पहले स्थान में बैठी हो और वहां नेगेटिव ग्रह हो और उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, और अगर वो वहां कुछ नेगेटिव इफेक्ट देगा तो वो हेड में, ब्रेन में, फेस में इंफेक्शन भी दे सकता है, क्योंकि इट इज द फर्स्ट हाउस। अदरवाइज द सेकेंड थिंग विच इट कैन डू, बिकॉज इट इज द 8th साइन ओवर देयर, तो यूरिनरी पार्ट्स पर इंफेक्शन दे सकता है। राइट। यहाँ पर 8th हाउस में अगर आप देखोगे तो 8th साइन है स्कॉर्पियो, राइट। समझ में आ रही है आप सब लोगों के बात में? अब प्रॉब्लम क्या है ये तो जातक खुद बताता है, ये समस्या है। आपको उसी तरह की कॉम्बिनेशन कुंडली में दिखती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जातक एक समस्या खुद लेकर के आता है, बराबर, और वो बता देता है या वो बता देती है कि हमें ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। वो प्रॉब्लम आपके कुंडली में दिखनी चाहिए, उस व्यक्ति के कुंडली में दिखनी चाहिए, आपको वो स्पॉट कर सको आप, इस तरह की चीज होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? एंड सेकेंड पार्ट ये होता है इट इज प्रेडिक्टिव, कि अगर कोई नॉर्मल है लेकिन उसे जरा शंका हो कि हमारी तबीयत खराब हो सकती है, होने जा रही है, क्या चांसेस हैं, तब वो पूछते हैं, राइट। उससे आपको वो अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा हाउस है, कौन सी राशि है, वो हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर पाए। आर यू एबल टू गेट इट? अब हम आपको एट लार्ज एट जनरल इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये जो ग्रह आपको बताए गए हैं 7 के 7, ये कहाँ कहाँ के कारक होते हैं इसकी आपको जानकारी दे दी। सेकेंड हाउस के लिए कारक बताया गया है, यानी धन भाव के लिए, धन के एंगल से देखते हुए, एज विथ रिगार्ड्स टू वेल्थ। थर्ड हाउस इज ऑल्सो ऑफ सिबलिंग, सिबलिंग दिया हुआ है इस इमेज में, बराबर। व्हाट आर सिबलिंग्स? इज योर यंगर ब्रदर्स और यंगर सिस्टर्स। इसके लिए थर्ड हाउस के लिए मंगल कारक बताया गया है। फोर्थ हाउस मदर के एंगल से देखा जाए तो मून बताया गया है, और अगर घर के एंगल से देखा जाए तो वीनस बताया गया है, यानी कंफर्ट, लग्जरी। अगर आप फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस क्या है? प्रजनन के अंग है, प्रोडक्टिविटी, बच्चे पैदा होना या बच्चे होना। उसके लिए जुपिटर को यानी गुरु को कार्यश बताया गया है। सेवेंथ हाउस के लिए दो कार्यश बताए गए हैं। पुरुष की कुंडली में उसके पत्नी के लिए शुक्र को कार्यश माना गया है, और अगर किसी महिला की कुंडली हो तो वहां पर सप्तम स्थान के लिए मंगल को कार्यश बताया या समझा जाता है।
नाइन्थ हाउस, नौवां स्थान जो है, उसके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु को कारक माना गया है, क्योंकि नौवां स्थान ये सिर्फ पिता का नहीं है, ये धर्म कर्म का भी है। तो जुपिटर इज रिलेटेड टू रिलीजन। ऑलराइट, 10th हाउस के लिए सूर्य भी कारक माना जाता है, शनि भी कारक माना जाता है, बुध भी कारक माना जाता है। यानी उसके लिए कारक नहीं, माफ कीजिए, कारक ग्रह। 11th हाउस इज इनकम। इनकम क्या होता है? धन, फायदा, लाभ। उस एंगल से जुपिटर कारक माना गया है। आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है? हम लोग जानकारी दे रहे हैं। सर मैं 10th हाउस का चुक गई, 9th हाउस के बाद आपने क्या बताया? सर बीच बीच में थोड़ा आवाज वॉइस ब्रेक हो जाता है। ओके, 9th हाउस तक सभी को मालूम हो गया। जी सर। 10th हाउस के लिए सन, मर्क्यूरी एंड सैटर्न। 11th हाउस के लिए धन का ही कारक जुपिटर। ये सभी जो हमने जानकारी दी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सारी मान्यताएं एट अ जनरल लेवल। अब उसमें कौन सी राशि कहाँ बैठेगी, उसके इफेक्ट अलग रहते हैं। सर जी शायद से 1, 6, 8 और 12 नहीं होते सर, नहीं नहीं, बताया। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कार्य बताया नहीं जा सकता, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है उसका राशि लॉर्ड जो है वो खुद ही कार्य है, या कारक ग्रह है फर्स्ट हाउस के लिए। ठीक है, छठवां स्थान जो है, अभी हम उस पर आ रहे हैं। उस पर आने के पहले आपको बेसिक्स उसका जो क्या कहते हैं, जो ग्रिड बना हुआ है में, वो हम आपको समझाएंगे। अभी आपको फर्स्ट हाउस तो सभी को मालूम हो गया है। फर्स्ट, फोर्थ, 10th और फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 12th, इन चारों स्थानों को जो सेंटर के 4 दिशाओं में है, ठीक है, इन्हें केंद्र स्थान कहा जाता है। दीज आर नोन एज केंद्र स्थान। और 5th हाउस जो है, 5th जहां पर राशि है इस कुंडली में, और 9th राशि है इस कुंडली में। 9th हाउस यानी कि 9th हाउस लिखा है ना, तो इन्हें त्रिकोण कहा गया है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस तरह की कुछ मान्यता है कि केंद्र का कोई भी ग्रह, यानी केंद्र में जो राशियां बैठी है, उनका राशि लॉर्ड, और ये ट्राइन, त्रिकोण हम ये जो कह रहे हैं 5th और ये 9th, इसे इंग्लिश में ट्राइन कहा जाता है। ट्राइन और केंद्र का लॉर्ड, राशि लॉर्ड, अगर ये केंद्र में या ट्राइन में दोनों एक साथ बैठ जाए तो उसे राजयोग माना जाता है। ठीक है, यानी 1, 4, 7 और 10 में से किसी भी राशि का एक लॉर्ड, ये चारों स्थानों में जो राशियां हैं, वो अगर ट्राइन में बैठे, और मान लीजिए 5th हाउस में बैठा है, तो 5th हाउस ट्राइन हो गया। और 9th राशि, 90 स्थान में जो राशि है, 9th का राशि लॉर्ड भी उसके साथ में अगर बैठ गया 5th हाउस में, या फिर ये दोनों 4th हाउस में बैठ गए, या 1st में, या 7th में, या 10th में, तो वो राजयोग माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एंगल से। तो आपको केंद्र स्थान और त्रिकोण ये आपको समझ में आ गए, राइट? अब यहां पर ये एक मान्यता है कि केंद्र में मैलेफिक प्लैनेट, यानी नेगेटिव, जैसे कि अगर 10वें स्थान को छोड़े तो पहले स्थान में, चतुर्थ स्थान में और 7th हाउस में, 1, 4 एंड 7 में, या ये ट्राइन्स में नेगेटिव ग्रह नहीं बैठे तो बेहतर है, बेटर है।
अब नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से माने जाते हैं? हार्श प्लैनेट्स, मंगल, शनि, राहु, केतु। 10th हाउस को छोड़ करके 1, 4, 7, 5 एंड 9, इसमें नेगेटिव ग्रह नहीं बैठने चाहिए। अब ये जो हार्श ग्रह हैं, यानी जो हमने बताए, मंगल और शनि, राहु, केतु, ये अगर 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में अगर ये बैठे तो इन्हें ओके माना गया है, क्योंकि 3rd हाउस इज ऑल्सो योर हाउस ऑफ करेज, हिम्मत। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये मान्यता है कि 6th हाउस में अगर इस तरह के हार्श ग्रह, कठोर ग्रह बैठेंगे तो 6th हाउस में बैठने से डिजीज को फाइट करने की क्षमता मिलती है। या बढ़ती है। 8th हाउस जैसे 6th हाउस एनिमीज का माना गया है, उसी तरह से 8th हाउस हिडन एनिमीज का माना गया है। तो वहां पर भी इस तरह के अगर कठोर ग्रह बैठेंगे तो वो हिडन एनिमीज को भी तकलीफ होगी, यानी ये इंसान की लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी। इस तरह की वैदिक एस्ट्रोलॉजी द्वारा एक मान्यता है। 12th हाउस तो नेगेटिव माना ही माना गया है, क्योंकि जहां पर इंसान के डेथ का सवाल आता है वहां पे कहीं ना कहीं उसमें 8th और 12th का ये माना गया है। दूसरी एक बात हमने आपको कल बताई थी, बाधक स्थान। आप सभी को याद आ रहा है? हाँ जी। ये बाधक स्थान का कॉम्बिनेशन, ये एक नेगेटिव माना गया है अगर वो 8th और 12th हाउस के राशि लॉर्ड के साथ होता है, या इन हाउसेज के साथ बाधक स्थान का या बाधक के राशि लॉर्ड का कनेक्शन आता है तो। ऑलराइट। और दूसरी भी एक ऑब्जर्वेशन वैदिक में कई लोगों ने की है, वो ऐसा है कि वैदिक में एक तरह की थोड़ी बहुत मान्यता है, 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस की जब दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन चलता है तो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बीमार या फिर उसके मृत्यु की भी संभावना रहती है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसकी जो भी जानकारियां हैं वो इतना सूक्ष्म में नहीं है, इट इज मोर एट अ जनरल लेवल। अभी आपको ये सब जानकारियां समझ में आ गई यहाँ तक? सर कि आपने ये चीज क्या बोली थी, बाधक स्थान का राशि लॉर्ड कौन से स्थान बाधक के राशि लॉर्ड के साथ बैठे तो सही नहीं है? 8th और 12th, या 8th हाउस में या 12th हाउस में, या इन दोनों के राशि लॉर्ड के साथ 8th और 12th, तो वो कॉम्बिनेशन खराब है। वो खराब है। थैंक यू। सर दशा अंतरदशा का आप प्लीज रिपीट करोगे? दशा अंतरदशा पर तो अभी तक हम आए ही नहीं। दशा आप अंतरदशा ये कॉम्बिनेशन के बारे में जो हम बता रहे थे ना, हाँ, आप वो डिजीज अब का ये कुछ कह बोल रहे रहे थे थे ना? कि 2nd हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड अगर दशा अंतरदशा, यानी दशा भुक्ति और अंतरदशा जब चलती है तो ये मान्यता है कि ऐसे पीरियड में, ऐसे दशा के पीरियड में इंसान बहुत ही ज्यादा बीमार हो सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसके बाद हमने आपको तुरंत ये बताया था इसके बाद कि ये जो बातें हैं ये ओवरऑल एट जनरल लेवल है, वैदिक में इतना सूक्ष्म से सब कुछ नहीं दिखाई देता है। जी सर। ओके।
तो यहाँ तक आप सबके समझ में आ गई बात। जी सर। अभी फिलहाल हम इसी कुंडली को लेकर के चलते हैं और ये मानते हैं कि फर्स्ट हाउस जो लिखा है ना वहां पे फर्स्ट राशि है, राइट, मेष राशि। आप लोगों के समझने के लिए ये बात आसान है, राइट। और ये मान के चले फॉर एग्जाम्पल कि सेकंड हाउस जो है वहीं पर सेकंड राशि है, तो सेकंड राशि का यानी टॉरस का या वृषभ राशि का राशि लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र है। अब ये जो शुक्र है ये मान लीजिए कि अकेला बैठा है सेकंड हाउस पर, ओके। वो क्या इफेक्ट देगा अपने दशा अंतरदशा के समय? किसी को कुछ अंदाजा है? वो अगर सर मेल की कुंडली है तो पत्नी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड। यानी वो ओवरऑल फैमिली लाइफ उसकी कंफर्टेबल रहेगा, खाना पीना अच्छे लेवल का, अच्छे क्वालिटी का मिलेगा या अच्छे स्वाद का मिलेगा, राइट। सही है। हाँ जी। लेकिन इसके पीछे एक और लॉजिक है, क्योंकि शुक्र सेवेंथ हाउस का भी, सेवेंथ हाउस में सेवेंथ राशि है, उसका हाँ जी। भी राशि लॉर्ड शुक्र होता है, बराबर। हाँ जी। तो वो इस इंसान की शादी भी करा सकता है, ब्याह भी करा सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि शुक्र अगर सेकंड सेकंड हाउस में है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, ऐसे समय में वो अपने दूसरे घर से, अब शुक्र का वो दूसरा घर हुआ ना सेवेंथ हाउस, राइट, उसका वो बेनिफिट सेकंड हाउस में लाके देगा। तो फैमिली की वृद्धि होगी, उस समय ब्याह होगा। जब एक बहू घर में आती है तो घर की वृद्धि होती है, बराबर है, घर के सदस्य बढ़ते हैं ना परिवार में। जी सर। बराबर है ना, जहां एक महिला एक लड़की शादी करके जाती है तो उस घर में एक व्यक्ति की बढ़ोतरी हो जाती है, बराबर। सेकेंड हाउस इज फैमिली। मान लीजिए यहां कोई और राशि होती और वहीं पर शुक्र होता और कोई सेवेंथ हाउस का नेगेटिव ग्रह होता सेकेंड हाउस में, तो क्या होता? शुक्र के साथ अगर मान लो मंगल वहां बैठा है और मंगल की राशि के अंदर सेवेंथ हाउस में है, तो घर वालों का अपने बहू के साथ प्रॉब्लम होना चालू हो जाता, वातावरण गर्म हो सकता था या है, बराबर। आप लोगों को समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये सब चीजों का अंदाजा लगता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। अब इसी तरह से जितने सारे ये हाउसेज हैं उसमें जिस तरह का कॉम्बिनेशन होगा उस तरह के रिजल्ट आने की शुरुआत होगी। अब इसके अंदर डीप में जाने से पहले हम आपको ये समझाते हैं कि दशा अंतरदशा क्या होती है, क्योंकि वो भी सब वैदिक है। राकेश जी आपका नेट चेक कीजिए। सर नेट तो बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, लेकिन यहाँ किसी को नहीं प्रॉब्लम आ रहा, और हम तो खुद फाइबर टू होम से हैं। मेरे यहाँ भी 100 Mbps फाइबर ही है सर। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। देयर मस्ट बी सम लैग इन ट्रांसमिशन मे बी। मे बी सर। यस। तो अब हम इस विषय में बात करते समय इस चार्ट को ऐसे ही रहने दे। देखिए, ये जो मेष राशि है, मेष राशि में 00 डिग्री की 13 डिग्री 20 मिनट्स तक पहला नक्षत्र आता है, ऑलराइट।
उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के दूसरा नक्षत्र आता है, वो भी 13 डिग्री 20 मिनट का ही होता है। इस ऐसे करते करते 27 नक्षत्र हैं कुल मिला के, और ये सारे नक्षत्रों के जो नाम है ये आपको आज रात में या कल सुबह में आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे, तो पूरा डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये मैं अब- डाल दूंगा सर, इसके नोट्स बनाए हुए हैं नक्षत्रों के। नहीं, हमारे पास भी है ना। चलो ठीक है जी। हाँ, आप भी डाल दीजिए, हम भी डाल देंगे, कोई नहीं, जो समझ में आएगा वो आदमी उपयोग कर लेगा। ठीक है। अब इसमें कैसे होता है ना कि पहला नक्षत्र है केतु का, पहले नक्षत्र का नाम है अश्विनी। अभी हम आपको इन शॉर्ट, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता देते हैं कि पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशीर्ष, छठवां आर्द्रा, उसके बाद पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेष। इस तरह से 9 प्लैनेट है। अब ये 9 प्लैनेट्स में पहला केतु का, दूसरा शुक्र का, तीसरा रवि का, चौथा चंद्र का, पांचवा मंगल का, छठवां राहु का, सातवां गुरु का, आठवां शनि का और नवा बुध का। अब ये कर्क राशि के 30.00 तक खत्म होते हैं, 30 डिग्री 00 मिनट्स, और फिर वहां से वापस से 9 नक्षत्र शुरू होते हैं। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। फिर ये 9 प्लैनेट्स के एक एक करके 9 इसी क्रम से हुए। फिर उसके बाद दोबारा शुरू होता है, यानी 9वीं राशि जहां से शुरू होती है, धनु राशि, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतकारका, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। ठीक है। अब ये जो क्रम हम आपको बता रहे हैं, ये है केतु, केतु के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में सूर्य यानी रवि, रवि के बाद में चंद्र, उसके बाद मंगल यानी मार्स, मार्स के बाद राहु, राहु के बाद गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद मर्क्यूरी। तो इस तरह से ये 9 ग्रहों के प्लैनेट्स हैं। अब ये दशा और अंतर्दशा किस तरह से निकाली जाती है कि जन्म के समय जो राशि का उदय हो रहा होगा, जिस राशि, वो केंद्र स्थान में यानी फर्स्ट हाउस में यहां पर आती है, राइट। और चंद्र जिस राशि में होगा, मान लीजिए चंद्र 11th साइन में है, कुंभ में, कुंभ में होने के बाद वो वहां पर अर्द्रा नक्षत्र में है। अर्द्रा ये राहु का नक्षत्र है। तो अर्द्रा के अंदर कितने डिग्री, कितने मिनट्स और कितने सेकंड वो पास कर चुका है, उस हिसाब से दशा डिसाइड होती है कि राहु की दशा कितनी है, और उसके प्रोपोर्शनेट उस रेशो के हिसाब से इतनी जो है वो पास हो चुकी, इतनी बाकी होती है। अभी आप पूछेंगे कि कौन से ग्रह की कितनी दशा होती है, तो वो अभी आपको जानकारी दे देते हैं। केतु की जो है राकेश जी कितने, 6 साल है ना, 7 साल है? 7 साल है, 7 साल, 7 साल है, 7। हाँ। तो केतु की 7 साल है, ये आप लिख सकते हैं। इसी भी हम आपको शेयर करेंगे। फिर भी केतु के बाद शुक्र की यदि वीनस की होती है, वो होती है 20 साल। वीनस के बाद सन की यानी सूर्य की, सूर्य की 6 साल होती है। उसके बाद में मून की यानी कि चंद्र की, ये 10 साल होती है। मून के बाद मार्स, मार्स यानी मंगल, इसकी भी 7 साल होती है। बराबर है राकेश जी? हाँ सर।
उसके बाद राहु की होती है 18 साल, 18 18 ईयर्स, साल। 18। राहु की 18, 18 साल, 18 ईयर। राहु के बाद जुपिटर यानी गुरु की दशा होती है 16 साल, 16, 16 ईयर। जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न की दशा भी कहा जाता है, वैसे दशा को महादशा भी कहते हैं, तो ठीक है, वो तो सभी ग्रहों के लिए लागू है, दशा या महादशा के लिए। सैटर्न की होती है 19 साल, 19 ईयर, 19 ईयर। एंड द लास्ट इज मर्क्यूरी यानी बुध, बुध की होती है 17 साल, 17, 17 ईयर्स। ठीक है। अब ये अगर आप टोटल करोगे तो ये होते हैं 120 साल, 120 ईयर्स। अब आप अगर देखेंगे कि 120 साल में अगर 7 साल की केतु की महादशा है, राइट, तो यही रेशियो के हिसाब से केतु की महादशा के अंदर केतु की भुक्ति या अंतरदशा जिसे कहते हैं वो कितने साल होगी, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाला गया है। यानी 120 में से 7 साल, तो 7 साल में से कितने, वो जो रेशियो आपके सामने आएगा उसी रेशियो की आपको केतु महादशा के अंदर केतु की भुक्ति मिलेगी। ठीक है। आप सब लोगों को समझ में आ रही है हमारी बात, स्पेशली द बिगनर्स जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। हाँ सर। सर मुझे नहीं समझ में आया। देखिए 120 साल की कुल मिला के दशाएं हैं, बराबर। जी सर। अब मान लीजिए शुक्र की उसमें 20 साल है, राइट। जी सर। तो इट इज 1/6, राइट। जी। तो 120 में से 20 साल, तो 20 साल में से कितना, ये सवाल आएगा शुक्र के अंदर शुक्र की भुक्ति के लिए, बराबर। जी। तो वो अगर आप करेंगे 20 ईयर्स का 1/6 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली एट एन 100 एवरेज। years। 100। नो 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 20 ईयर्स का अगर आप 1/6 निकालेंगे तो कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग, जी। राइट, 3.6, राइट, अप्रोक्सीमेटली 3.6 एंड समथिंग, राइट। तो 3 साल और 8 महीने के करीब करीब शुक्र के महादशा के अंदर शुक्र की भुक्ति आपको मिली। समझ में आ रही है आपको बात? जी सर। ये तो चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, लेकिन ये आपको हम बेसिक ये समझाना चाहते थे कि किस हिसाब से ये डिटरमाइन हुआ है, आधार क्या है उसके पीछे, वो आधार, वो ग्राउंड आपको समझाना चाह रहे हैं। आप सबको समझ में आ गई ये बात? जी सर। राइट। तो ये चार्ट्स भी आपको बुक में मिल जाएंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि शुक्र अगर सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस में उसकी राशि है वृषभ यानी टॉरस, और उसी की राशि 7th हाउस में है, तो वो क्या करेगा, सेकंड हाउस में जो है 7th हाउस देखिए, 7th हाउस में उसकी राशि है, तो उसका भी वो वहां इफेक्ट लाएगा। इसी तरह से ये सब जो भी चीजें होती है वो सिर्फ उसी समय होती है उस ग्रह के दशा, भुक्ति और अंतरा के पीरियड में। वो ग्रह उसी समय एक्टिव होते हैं, उसी समय वो रिजल्ट दे पाते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? हेलो। जी सर। अगर उसकी दशा, भुक्ति, अंतरदशा न हो, सिर्फ गोचर हो, ट्रांजिट, उसमें भी वो रिजल्ट देते हैं लेकिन बहुत ही कम। लेकिन वो पॉजिटिव ग्रह हो या नेगेटिव ग्रह हो, उसकी दशा या अंतरदशा जब चलती है
और ट्रांजिट उसके साथ जब उसका कंबाइन होता है तभी उसके परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। आपको गोचर यानी ट्रांजिट चेक करने के लिए आज हमने केपी पंचांग बुक में शेयर किया था। आप में से कितने लोगों ने देखा वो पीडीएफ था? सर उसको कैसे पढ़ना है, केपी पंचांग को समझ में नहीं आया था, देखा था, लेकिन जैसे वो वैदिक पंचांग तो पढ़ पाते हैं हम, दैट केपी पंचांग हाउ इट इज टू बी इंटरप्रेटेड। पहले तो उसमें आपको डिग्रीज वगैरह समझ में आ रही थी, डिग्रीज मिनट एंड सेकंड दिया हुआ था ना। अब वो रिट्रोग्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी दिया हुआ था, उसमें लिमिटेड रेफरेंस के डिग्री दिया हुआ लिए। सर आगे। हाँ जी, बोलिए, प्लीज रिपीट। हेलो, हाँ सर वो डिग्री ठीक दिया से हुआ था सर समझ आगे। नहीं आया। कौन सा ग्रह वक्रीय होता है नहीं होता है, मतलब सूर्य और चंद्र को छोड़ करके? राहु केतु वक्रीय चलते हैं, वो तो दिख रहा होगा आपको उसके अंदर, क्योंकि राहु और केतु की डिग्रीज ठीक है कम होते जा रही हैं, राइट। बाकी ग्रहों की डिग्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन जब वो रिट्रोग्रेड होते हैं, वक्रीय होते हैं, तो उनकी डिग्रीज कम होती जाती है उतने पीरियड तक, हाँ और वहां उल्टा पर आर लिखा उल्टा हुआ उल्टा रहता है। चलते हैं उस वक्त, उल्टा वक्री चलते हैं, चलते हैं। उल्टा चलते ठीक हैं, बात है। राइट। उतने हाँ लिमिटेड जी। इंफॉर्मेशन के लिए हमने वो शेयर किया था। उसके आगे जो उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं वो हमें कृष्णमूर्ति जो हम करेंगे उसके अंदर आपको वो सारे डिटेल्स लगेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में आ गई है उस पंचांग के द्वारा, ठीक है। तो वैदिक तरीके से, वैदिक पद्धति से किस तरह से जनरली ग्रह काम करते हैं, इस जानकारी तक आज हम पहुंचे हैं। सही है, ठीक है, आप सबको ये बात तो समझ में आई? एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल है यहां तक के? कि अगर ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है, जैसे हमने उदाहरण दिया, सेकंड हाउस में वीनस है अपने राशि में, तो वो अपनी दूसरे राशि से यानी लिब्रा से, तुला राशि से वो एक्टिवेट करके उसके बेनिफिट को सेकंड हाउस में लाएगा। वो जिस भी हाउस में बैठा है वहां का वो काम करेगा, बिकॉज वो वहां पर टेनेंट है। अगर उसकी राशि अगर ये थर्ड हाउस में होता, मर्क्यूरी के साइन में होता, इस केस में जो अभी कुंडली लगी हुई है स्क्रीन पर, तो वीनस का वो टेनेंट होता, राइट। तो वो घर तो उसने संभालना ही संभालना है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जहां राशियां हैं, अगर वो घर खाली है यानी सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, तो उसी की जवाबदारी होगी उसे मेंटेन करना हो घरों को, राइट। आप सब लोगों को समझ में आ रही है हमारी बात? सर मतलब शुक्र को यदि थर्ड हाउस में होगा तो थर्ड हाउस की भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी, और जो दोनों राशियों का लॉर्ड है वो जहां जहां बैठे उन हाउस की भी जवाबदारी लेनी होगी। देखिए, उसकी राशियां जहां जहां है, मान लीजिए वो थर्ड हाउस में मिथुन के राशि में बैठा है, बुध के, राइट, और सेकंड हाउस में उसकी राशि और सेवेंथ हाउस में उसकी राशि है, राइट, और वो खाली है घर दोनों दोनों ही। अब आपके मकान में अगर भाड़ोत्री बैठा है तो वो मेंटेन करेगा ना घर को, उसको रहना है वहां पे, बराबर। अगर वो नहीं है तो आप ही को जाके ध्यान रखना पड़ेगा। जी और आप जहां रह रहे हो, अगर आप भाड़े के मकान में रह रहे हो, तो आपको वहां भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा सर, जी बराबर है। करेक्ट। सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। सर यदि ये 12th हाउस में बैठेगा तो क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा फिर, कि देखिए, नहीं सेकंड और 7th के पॉजिटिव देगा? देखिए कैसा है ना, कोई भी ग्रह जो है ना, वो ना ही पूरा पॉजिटिव होता है ना ही पूरा नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर वो सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में अगर बैठेगा तो भी दो तरीके से काम करेगा। एक तो वो थर्ड हाउस को निगेट कर सकता है, क्योंकि तीसरे स्थान से 12वें स्थान में है, बराबर।
ठीक जी बात है, सर। 30वें से 12 हो गया सेकेंड हाउस। जी सर। हाँ, और दूसरी बात, अगर वो पॉजिटिव काम करेगा तो वो इस उसके दशा अंतरदशा के दौरान ये व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह संभालेगा। जी सर। क्योंकि देखिए, फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस क्या होता है? वेल्थ होता है, कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है इंसान का, सही है। जी सर। तो अगर वो सेकंड हाउस में शुक्र है, शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो पॉजिटिव होगा, तो थर्ड हाउस को नेगेटिव नहीं करके थर्ड हाउस का जतन करेगा। जी सर। उन छोटे भाई बहनों को वो बड़ा करेगा, संभालेगा। वो अच्छी चीज बोएगा तो उसका फल उसे अच्छा मिलेगा, राइट? जी सर। तो इस तरह से कोई ग्रह पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं होता कि पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता। सर नहीं, मेरा कहने का मतलब 12th हाउस में होगा ना तो नीच का हो जाएगा ना सर वो। हाँ, वो नीच का भले ही हो जाए, लेकिन अगर वो नेगेटिव इफेक्ट देगा तो वो लॉसेस करवाएगा। जी। अगर वो पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर गुरु की या किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होगी, जी सर। वो पॉजिटिव, तो वो इस नेटिव को, इस बंदे को, इस व्यक्ति को वो फॉरेन से इनकम दिला सकता है, जी सर। क्योंकि वो सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, वेल्थ का। जी सर। तो इसी वजह से तो हमने मतलब कहा कि, हाँ बोलिए। नी, नीच का होके भी वो पॉजिटिव दे सकता है रिजल्ट अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो। अभी नीच ग्रह के बारे में, मतलब नीच स्थिति में जो भी ग्रह होगा, वो चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, जी। चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्र हो, चाहे सूर्य हो, वो नेगेटिव और पॉजिटिव ये अलग एस्पेक्ट, अलग एंगल है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक उच्च है। और नीच थैंक का यू ये सर। अलग एंगल है, क्योंकि नीच का ग्रह अच्छा भी करेगा तो थोड़ा थोड़ा करेगा, क्योंकि पावरलेस है या कम पावर का है, ओके। जी सर। और अगर वो मेलेफिक है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो नेगेटिविटी भी कम कम ही करेगा, तो वो नीच का है। जी सर। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल? सर वो वीनस वाला था। जैसे कि हमने जाना कि वीनस अगर थर्ड हाउस पर बैठता है तो थर्ड हाउस के भी फल देगा और खुद के सेकंड का भी देगा और सेवंथ का भी देगा, अगर सेकंड और सेवंथ खाली है तो। खाली है तो, खाली है तो ज्यादा देगा, वरना कम देगा, कहने का मतलब ये है। ओके सर। और सर थर्ड को यदि निगेट करेगा तो फिर पालन पोषण कैसे करेगा? नेगेट करना मतलब तो खराब करना होता है ना सर। यही हम बता रहे हैं कि अगर वो ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होगा तो नेगेटिव नहीं करेगा, पर नेगेट कर रहा है यानी वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। सर यदि अभी सेकेंड हाउस में शुक्र बैठा है और वो मृत अवस्था में है तो वो क्या कैसे रिजल्ट देगा? कौन से हाउस में? अभी मान लीजिए शुक्र सेकेंड हाउस में ही मान लेते हैं हम, राइट। और सेकेंड राशि में ही मान लेते हैं, मतलब उसकी वृषभ की राशि में ही, राइट। परंतु मृत अवस्था में है। मृत अवस्था यानी क्या? यानी जो देखते हैं ना सर, बाल अवस्था, अस्त अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था, हम्म। तो यदि वो मृत अवस्था है तो फिर कैसे रिजल्ट देगा? वो क्या है? अपने अपने खुद के राशि में वो मृत अवस्था में हो ही नहीं सकता अपने घर में। अच्छा, ऐसा नहीं होता। और अस्त होगा सर तो ये सब अभी तो समझा नहीं है, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। अस्त यानी क्या है? वो सूर्य से सिर्फ अस्त हो सकते हैं। सूर्य से अगर उसकी प्लेनेटरी वॉर हुई, कंजंक्शन हुई तो, ओके सर। राइट। जी सर। उस पर तो हम आएंगे। अभी अभी तो एटलास हमने जनरल स्टडी किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हमने आज थोड़ा सा टटोला है। सर डिग्री से भी स्ट्रेंथ का पता चलता है क्या? वो भृगुनंदी नाड़ी में उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, कृषि में भी इसका थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता डिग्री से ही तो बालावस्था वृद्धावस्था मालूम चलती है, है। हाँ, ओके, लेकिन और लेकिन लेकिन युवावस्था। लेकिन डिग्री ये अगर सब, 10 की है, 10 से 20 डिग्री, तो वो युवावस्था में है, 10 से कम है तो बालावस्था है, एंड में है तो वृद्धावस्था है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए 29.59 है तो आप क्या कहेंगे? वृद्धावस्था है। हाँ, उसका फिर कोई प्रभाव नहीं के बराबर रहेगा। उसको तो मोस्ट पावरफुल समझा जाता है। सर ऐसा भी तो बोलते हैं यदि वो मृत अवस्था में है और उसकी अंतर्दशा कुछ आ गई तो वो मारक हो जाएगा।
ना 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 ना, वैदिक के अंदर यही सब गड़बड़े है कि इसमें इतनी सारी धारणाएं हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। इसीलिए लोग आज तक ढूंढ रहे हैं, पराशरी में जाते हैं, कोई जैमिनी में जाता है, कोई केटी में जाता है, कोई विष्णु मंदिर साड़ी में जा रहा है। अभी कल की क्लास में आप सब लोगों ने देखा कि कितना सारा पढ़ाई करके यहाँ वहां से फिर हमारी ही क्लास में एक व्यक्ति थे और जिनका नाम उन्होंने नहीं लेना चाहिए था उनका नाम उन्होंने ले लिया, तो भाई कहीं पहुंच नहीं पाए ना, तब तक ढूंढ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मेरे को एक इसके जैसे कोई ग्रह मर्त्यावस्था का है गुरुजी, हाँ तो उस ग्रह से रिलेटेड तत्व उस आदमी के अंदर कम होंगे, ग्रह अपना असर बिल्कुल खत्म नहीं करता। खैर वैदिक के अपने को उतना उपयोग नहीं होने वाला है। हाँ जी, अरुण जी बोलिए। सर ये कि इसमें केपी में तो वी डू नॉट कंसिडर कि ये वृद्ध अवस्था में है या बाल यही अवस्था यही में यही अभी हमने जवाब दिया। या कम्बस्ट है या वो है डेबिलिएटेड है या नहीं, उसका उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट किया जाता है बाकी सब कॉम्बिनेशन के साथ में, यस यस लेकिन नॉट एंटायरिटी जो इन्होंने कहा ना कि वृद्धावस्था और वृद्धावस्था, वो सब तो बिल्कुल ही नहीं लिया जाता। अच्छा सर वो मुझे कल लिंक नहीं मिला, अभी तक मेरे मेल पे नहीं आया। नहीं, I have सभी के not मेल में seen. पहुंच गया, नहीं मेरे पे नहीं पहुंचा सर। आपके स्पैम मेल में वगैरह कहीं ना कहीं गया होगा। अरे सब देख लिया मैंने, आई चेक रीचेक अगेन 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 टुमारो मॉर्निंग व्हेन दिस वीडियो विल बी सेंड यू विल गेट दैट लिंक आल्सो, डोंट वरी। हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और था सर। जी पूछिए। सर जैसे यही कुंडली में फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस का स्वामी सेम है, अगर उसकी दशा और महादशा या कुछ महादशा या ऐसी आई और वो बैठा है फोर्थ हाउस में, तो फिर वो कैसे रिजल्ट देगा सर? देखिए फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस जैसे नेगेटिव हाउस है, तो वो नेगेटिव हाउस के ये जो नेगेटिव चीजों को बढ़ाएगा कि उसकी पॉजिटिव करेगा? वो आ रहे हैं उसके ऊपर। देखिए कैसा है ना, जो नेगेटिविटी जो है ना, फोर्थ हाउस क्या है, मदर है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, बराबर जी। ये सारों विषयों में एट्थ हाउस के, अगर एट्थ हाउस एम्प्टी है, एट्थ हाउस में कोई नहीं है जी, तो वो इन सारी चीजों के बारे में दो चीजें कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो वो इंटेंशनल प्रॉपर्टी दे सकता है। एट्थ हाउस क्या है, अनअर्न्ड वेल्थ है, राइट, जी वारसा हक जिसे कहते हैं, जी जी, वेल वारसा, हाँ बराबर है, वो दे सकता है अगर वो पॉजिटिव। और अगर वो नेगेटिव है तो वो फोर्थ हाउस के बारे में स्ट्रेस दे सकता है, टेंशन दे सकता है, लेकिन वो कैसे देखेंगे? एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज पे, या फिर मदर को कुछ ना कुछ रोग, बीमारी, एक्सीडेंट दे सकता है। लेकिन वो कैसे देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखेंगे? जैसे इसमें फर्स्ट हाउस का स्वामी भी होता है, तो लग्नेश तो। आप मुझे एक बात बताएंगे? जी सर। आपने ऐसा कोई डॉक्टर देखा है आज तक कि जिसके क्लिनिक में एंट्री की है, उसके सामने खड़े खड़े आपकी तरफ देख के नीचे से ऊपर तक और बता दे रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है? जी नहीं सर। सर हमारे जयपुर में तो ऐसे डॉक्टर हैं। जयपुर में होंगे, वो चीज एक चीज अलग है, लेकिन कहने का मतलब ये, जब तक कुंडली देखेंगे नहीं तो तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये व्यक्ति काहे के लिए यहाँ पर आया है। ठीक बात है। राइट, मतलब दूसरे ग्रह का प्रभाव कितना है, क्या है, ये सब चीज देखनी है फिर। देखिए इसमें तो आप, इसमें दो तरीके हैं। अगर आप रेगुलरली पंचांग पढ़ते हो रोज के रोज, आज कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सी डिग्री ट्रांसिट कर रहा है, इसका अंदाजा रहता है अगर आपको, तो आप उसकी कुंडली हाथ में उठाओगे तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये किस प्रॉब्लम की वजह से कर आया है और कौन सा ग्रह नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसकी कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, ठीक है जी। और अगर नहीं तो फिर वो जो व्यक्ति आया है वो जरूर प्रॉब्लम लेकर ही आया है। हाँ, कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम लेके ही आएगा है ना, या तो भविष्य जानने आया है, कुछ तकलीफ का अंदेशा है, जी, तो वो बता ही देता है। जी। और दूसरी चीज, आपने मंगल का फोर्थ हाउस की सिचुएशन तो बता दिया जी, लेकिन आपने मंगल का
चौथी दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी, जी 8वीं दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ेगी। जी अब 8वें स्थान पर जब 11वीं दृष्टि पड़ेगी तो अपने बड़े भाई बड़े बहन से लफड़ा भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, झगड़ा भी जी हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है। जी और जब 7वें स्थान पे दृष्टि पड़ेगी और अगर वो नेगेटिव है तो अपने पत्नी के साथ में या पति के साथ पत्नी का जी अनबन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। जी नेगेटिव रिजल्ट रहा तो, और पॉजिटिव रहा तो वही बड़े भाई बहनों के साथ कुछ फायदा हो सकता है। उनसे भूमि का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता जी है ना। जी और 4th हाउस में वीनस ये व्हीकल का कारक बताया गया है। क्या व्हीकल, सर? गाड़ी गाड़ी गाड़ी, जी 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 हाँ जी हाँ राइट। हाँ एनी अदर क्वेश्चंस, कोई और सवाल? किसी की कुछ क्वेरी है? किसी का कोई सवाल नहीं है? यानी आज अब तक जो हमने सिखाया वेदिक के बारे में, ये आप सभी को समझ में आया? इस तरह हमें लगता है वेदिक का एक थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, छोटी छोटी चीजें हैं, उसकी कल के क्लास में थोड़ी सी जानकारी दे करके फिर हम कृष्णमूर्ति पद्धति की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी वेदिक में अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो जरूर, क्योंकि अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो हमारे नजर से, हमारी सोच से कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर किसी को तो कोई, फिर जी बोलिए। सर कल मैं आपको याद दिलाऊं फिर, बिकॉज आई हैव checked it just now. I have got a list of all the email ID shared today in the group. जिसमें Okay. आपकी भी ईमेल आईडी है, वो कॉपी पेस्ट करके शेयरिंग में जाएगी, तो आपकी आईडी जो है वो दोबारा से कल वाले वीडियो के लिए भी डाली जाएगी। डोंट वरी। तो Thank जैसे you. ग्रुप में मैसेज आएगा कि वीडियो हैज बीन शेयर, तो उसमें आपका भी होगा। Thank you, sir. Thank you very much. एनी क्वेरीज? कोई किसी का कुछ सवाल? कुछ नहीं? सर मुझे एक चीज पूछना है कि जैसे ये जो प्लैनेट्स का आपने ये बताया है, तो ये ट्रांजिट से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? ट्रांजिट ये तक तो पहुंचना अभी हमें बहुत समय है। अच्छा, मतलब वो बताएंगे सर ट्रांजिट वाला? नहीं नहीं नहीं, अभी हम केपी की तरफ जाएंगे। ओके, अच्छा अच्छा। ये नहीं आप तो जो बोल रहे हो ना, वो तो लास्ट जी पॉइंट जी, है। ओके ओके, दैट इज लास्ट पॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है ना। तो ये ठीक। शेयरिंग जिसका है, कृपया बंद करेंगे, शेयरिंग स्टॉप करेंगे। जी सर जी। यस, तो आप सभी लोग जो हो अपने अपने कैमरा ऑन कर दो, ताकि हमें समझ में आवे, आप लोगों को देखिए कि आपको सच में सब समझ में आया है कि नहीं आया है। आर यू ऑल श्योर? सबको समझ में आ गया? यस सर। जी सर। कल्पना जी, कल्पना जी आप कहाँ गए? श्वेता जी, लिशा जी, गुरुदत्त जी, जरा अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए। सर ये वीडियो कितने दिन तक देख सकते हैं, मतलब कब तक होगा? अभी फिलहाल कुछ दिनों तक तो रहेगा, डोंट वरी। ओके सर। जब भी अगर ड्राइव में कोई क्रंच आया स्पेस का, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नॉट टू वरी। उसके बाद में फिर हम दूसरे तरीके से आपके साथ शेयर कर सकते हैं, नॉट टू वरी। जी सर, थैंक यू। ओके, एनी Thank क्वेरीज? you, sir. कोई किसी का कोई सवाल बाकी है? कुछ नहीं? चलिए, नो प्रॉब्लम। तो कल से फिर हम मुझे थोड़ा बहुत वेदिक की आखिरी जानकारी दे करके जो उपयोग की है, उसके बाद हम कृष्णमूर्ति पद्धति की तरफ अपनी दिशा मुड़ेंगे और फिर वहां से हम आगे की जानकारी आपको देना शुरू करेंगे, ताकि कृष्णमूर्ति पद्धति का आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। Sir, ऑलराइट? I had joined late. Was there जी। any problem in joining?
आई थिंक सो, बिकॉज सम पीपल वर सेइंग कि ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो लिंक पे रीजनरेट करके शेयर किया गया। अच्छा, मुझे नहीं मैं तो एक ही बार में मेरा हो गया सब। काफी लोगों का एक ही बार में हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया है। अच्छा, मैं मैरिज में गया था एक, वहां से लौटा तो फिर मैं तो आप शुभ काम के लिए गए थे, तो आपके साथ पूरी शुभ एनर्जी आई, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। Sir, he joined with the later link you shared ना, बाद वाले लिंक से ज्वाइन किया फिर सर ने, जो आपने बाद में शेयर किया था। हाँ, उससे लेकिन कि लेट आएगा। सेकंड जो हमने लिंक शेयर किया है, उसके उससे बावजूद जो- अभी कॉल आया था कि हम एंटर नहीं हो पा रहे। हाँ, मैंने बाकी बाद वाले से किया सर, बाद वाले से। बाकी सर जो जूम के लिंक में सब लोगों को अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। जो लोग ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं होते जूम के अंदर, तो उनका भी कई बार नहीं लेता। तो सब लोग अपने जूम पे अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो उनको एक ही बार में मतलब परमिशन मिल जाएगी एंट्री की। नहीं, जैसे आज मिला है सर, आज मिला, वैसे ही रहने दीजिए प्रवीण जी। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और थोड़ा सा सिस्टम ऐसा करिए, बिकॉज आई डिडंट गेट द लिंक। आई चेक माई बोथ द ईमेल, मैंने दोनों ईमेल आपको आईडी दी हैं। सर एक बार ईमेल आईडी दोबारा से फॉरवर्ड कर दीजिए, दोबारा टाइप करके। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या डॉट वगैरह लगना रह नहीं गया। तो आपको इसी ग्रुप पे भेजनी है, कैसे करूं मैं? इसी ग्रुप में भेजनी है। अच्छा, नहीं तो अगर आपका प्रवीण जी का आपका नंबर हो तो आई कैन सेंड यू डायरेक्टली। ग्रुप में ही डाल दीजिए। उसमें कोई अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप दोबारा टाइप करेंगे तो हो सकता है ठीक हो जाए। ओके ओके, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो फिर कल मुलाकात होती है इसी समय, यानी रात के 9:30 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सर, जय श्री राम। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।